अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं फायसा मलिक। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस दुआ के साथ। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोलते। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको खबर देंगे कि पंजाब की तमाम जामियात में कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डिग्री हासिल करने के लिए कुरान बमा तर्जुमा पढ़ना लाजिम करार दिया गया है। में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेक्चरार तलबा को तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाएंगे। कुरान मजीद का निसाब इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा। कुरान मजीद तर्जुमा के साथ पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। तारीखी इकदाम का सेहरा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के सर जाता है, जिन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि कुरान मजीद हमारे लिए असल रहनुमाई का जरिया है। कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो दुनिया की रहनुमाई के लिए हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। पंजाब की जामियात में कुरान पाक पढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत कलाम अल्लाह पढ़े बगैर डिग्री हासिल नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेक्चरार तलबा को तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाएंगे और कुरान निसाब इस्लामियात के अलावा पढ़ाया जाएगा। वकार हुसैन से मजीद इस हवाले से जान लेते हैं। वकार, क्या अपडेट्स हैं? पंजाब की जामियात में कुरान पाक पढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत कलाम अल्लाह पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेक्चरार तलबा को तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ाएंगे और कुरानी निसाब इस्लामियात के अलावा पढ़ाया जाएगा। पंजाब की जामियात में कुरान पाक पढ़ाने का फैसला, कलाम अल्लाह पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी और यूनिवर्सिटीज में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेक्चरार तलबा को तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाएंगे। कुरान मजीद का निसाब इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा। कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। तारीखी इक़दाम का सेहरा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के सर जाता है, जिन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि कुरान मजीद हमारे लिए असल रहनुमाई का जरिया है। कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत सवारी जा सकती है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। वकार हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा ही तारीखी इक़दाम किया गया है और पंजाब हुकूमत की जानिब से इस बारे में काम किया जा रहा था कि कुरान में तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए। गवर्नर पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी मोहम्मद सरवर, उन्होंने एक तारीखी इक़दाम किया और यूनिवर्सिटीज में तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब की जितनी भी जामियात में कुरान मजीद और तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री अब नहीं मिल सकेगी। पंजाब की तमाम जामियात में लेक्चरर को तर्जुमे के साथ कुरान पाक बकायदा तौर पर पढ़ाएंगे। इसके अलावा नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि कुरान मजीद का निसाब इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा, यानी कि इस्लामियात के अलावा कुरान मजीद बकायदा तौर पर तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा और तालिब इल्मों के लिए कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ना बेहद जरूरी है। इसके अलावा चौधरी मोहम्मद सरवर जो गवर्नर पंजाब है, उनका ये कहना है कि कुरान मजीद हमारे लिए असल रहनुमाई का जरिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। इसके अलावा गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा है कि कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो दुनिया की रहनुमाई के लिए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। ये बड़ा ही अच्छा इक़दाम है। और ठीक है वकार, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फिल वक्त आपका शुक्रिया। मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल खुर्शीद नदीम साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्शीद साहब, इंतहाई अहम और अच्छा फैसला सामने आया है। पंजाब की जामियात में कुरान पाक पढ़ाने का फैसला किया गया है और जो कलाम अल्लाह नहीं पढ़ेगा उसको डिग्री भी नहीं मिलेगी। कितना खुशाइंद है ये? मेरा ख्याल है ये अच्छी बात को बहुत गैर फिक्री अंदाज में जिन लोगों ने ये बात कही है वो तालीमी नफ्सियात से बिल्कुल वाकिफ हैं। जामियात इसलिए नहीं होती कि लोगों की शख्सियत की तामीर करें। जामियात इसलिए होती हैं कि वहाँ तहकीक, नए अफकार की इशात, उनके फरोग, उनकी रिसर्च, उनकी तनकीद का काम, शख्सियत साजी का काम असल बचपन में होता है, तालीम की इब्तिदाई दर्जे में होता है। कुरान मजीद पढ़ाने की सही उम्र जो है वो स्कूल की उम्र है। अगर कोई इंसानी नफ्सियात और तालीमी नफ्सियात को बैठे हुए लोग का फैसला कर
بنایا جائے جہاں تک کہ وہ ایف اے درجے میں پہنچے، 12 سال کی تعلیم مکمل کریں تو قرآن مجید کو متن کے ساتھ پڑھنے کی ان کے اندر استطاعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس پڑھنے میں قرآن کو پڑھانا چاہیے اور وہی صحیح جگہ ہے۔ یونیورسٹیوں کی سطح پہ قرآن کو پڑھانا صرف ایسے ہی ہے جیسے جو الگ صاحب کے دور میں 20 نمبروں کی اسلامیات ڈال دی، یہ لازمی نمبر آپ کو لینے ہیں اور اس کے لیے آپ اسلامیات پڑھیں۔ نہ اس اسلامیات پڑھنے سے لوگوں کے کردار پہ کوئی اثر ڈالا اور نہ لوگوں کے افکار پہ کوئی اثر ڈالا۔ میرے نزدیک یہ حکومتیں محض مذہبی جذبات کے استعمال کے لیے ایسے اقدامات کرتی ہیں جن کے اندر نہ کوئی عقل ہے نہ کوئی فطری تقاضوں کا اہتمام ہے، یہ صرف سیاسی اسٹنٹ ہے جس سے لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنا مقصود ہے۔ قرآن مجید یونیورسٹیوں کے درجے میں نہیں، یونیورسٹیوں کے درجے میں قرآن مجید تحقیق کا موضوع ہوگا۔ قرآن مجید کے علوم پڑھائے جائیں گے، وہاں یہ پڑھایا جائے گا کہ ناسخ و منسوخ کیا ہے، وہاں یہ پڑھایا جائے گا کہ قرآن مجید کی تاریخ کیا ہے، وہاں تفسیری مقاصد فکر کی بات ہوگی، وہاں استنباط احکام کی بات ہوگی، وہاں اس سے قوانین ڈرائیو کرنے کی بحث ہوگی۔ یہ ہے وہ مرحلہ جو یونیورسٹیوں میں قرآن مجید کے علم کو وافر کرنے میں، پھیلانے میں رول ادا کرے گا۔ اس کا تعلق ریسرچ کے ساتھ، تشکیل کے ساتھ نہیں ہے۔ لوگوں کو زبردستی قرآن پڑھا دیں اور ان کو کہیں کہ جناب اس کے علاوہ ہم آپ کو ڈگری نہیں دیں گے۔ میرے نزدیک یہ بہت، میں بعض سبق کروں گا، بہت ایک غیر عقلی فیصلہ ہے، اور قرآن مجید کو پڑھانے کی صحیح عمر ابتدائی تعلیم ہے، وہ ابتدا سے لے کے پہلی جماعت سے لے کے اس کو تدریجاً اس طرح پڑھایا جائے کہ ایف ایس سی کی سطح تک پہنچتے ہوئے طالب علم قرآن مجید سے مانوس ہو جائیں، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس کے متن سے براہ راست واقف ہو جائیں، تاکہ وہ ترجمہ ہی پڑھیں اور ان کو معلوم ہو کہ قرآن مجید انسان کو کیا کہتا ہے، وہ کس طرح کا پیغام اس کو دیتا ہے، وہ کس طرح کی سیرت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یونیورسٹیوں کی سطح پہ اس طرح قرآن مجید پڑھانا محض ایک سیاسی فائدہ اٹھانا ہے لوگوں کے مذہبی جذبات سے، اس کے علاوہ کوئی افادیت نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل خورشید ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کیا چینی سستی ہوگی تو کب ہوگی؟ عوام کے لیے سستی چینی کا حصول خواب بن گیا۔ عدالتی حکم پر بھی چینی کی قیمت 70 روپے فی کلو نہ ہو سکی۔ عوامی نمائندے طفل تسلیاں دے کر خاموش ہو گئے۔ غربت کے مارے شہری فریاد کس سے کریں؟ خیبر پختونخوا حکومت عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے متحرک ہو گئی۔ حکومت نے صوبے میں 6 شوگر ملز کی انتظامیہ کو خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ شوگر ملز 70 روپے فی کلو چینی فروخت کریں۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ چینی سستی ہو گئی تو کب ہوگی؟ عوام کے لیے سستی یہ چینی کا حصول خواب بن گیا۔ عدالتی حکم پر بھی چینی کی قیمت 70 روپے فی کلو نہ ہو سکی۔ عوامی نمائندے طفل تسلیاں دے کر خاموش ہو گئے۔ عدنان عادل سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عدنان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عدنان صاحب، ایک اہم نوٹیفیکیشن تو جاری ہوا ہے کہ چینی سستی ہوگی اور عدالت کی جانب سے بھی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے خیبر پختونخوا حکومت متحرک بھی ہو گئی ہے۔ کچھ نظر آ رہے ہیں نتائج آپ کو؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت نے جو حکم دیا کہ 70 روپے کلو چینی صارفین کو بیچی جائے، تو اب دکاندار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 80 روپے کلو تھوک میں خریدی ہے، جو ایکس مل پرائس ہے۔ ملیں جب اتنی مہنگی بیچ رہی ہیں دکانداروں کو، ڈیلرز کو، تو وہ اپنے نقصان کے اوپر چینی کیسے بیچ سکتے ہیں؟ پھر ان کا اوپر ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے، دکان کا خرچہ ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ دکاندار اس پہ عمل کر پائیں گے، کیونکہ عدالت عالیہ کا حکم ہے۔ بظاہر یہ پریکٹیکل تو نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہوا ہے کہ شوگر مل ایسوسی ایشن نے عدالت کے حکم کی اس سے نافرمانی سے بچنے کے لیے حکومت کو آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو 60,000 ٹن جو ہے چینی 70 روپے کے حساب سے دینے پہ تیار ہیں۔ تو اگر وہ 70,000 مل والے ہی دیں گے تو دکاندار جو ہیں یا یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی وہ 72-73 تو کم سے کم جا کر بکے گی۔ تو 70 روپے تو عام لوگوں کو ملنا مجھے لگتا ہے کہ تقریباً ناممکن ہے۔ صحیح۔ عدنان صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بجٹ بھی آیا ہے، بجٹ آلریڈی خسارے میں آیا، اس کے بعد جس طرح سے صوبوں کے بجٹ کی بات کی جا رہی ہے اس میں بھی کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت عوام کو ریلیف دینے میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہوگی؟ اور اس بجٹ کو جو ریلیف بجٹ کا نام دے دیا گیا ہے، کیا واقعتاً یہ ریلیف بجٹ ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت جو وبا تیزی سے پھیلی ہوئی ہے پچھلے 3-4 مہینے سے، کورونا وبا، پوری دنیا کی خلابازی لگی ہوئی ہے۔ اس وقت پوری دنیا الٹ پلٹ ہے۔
تو اس میں تو اس وقت تو یہ ہے کہ کشتی کو ڈوبنے سے بچایا جائے، زندہ رہ لیا جائے، اس سے زیادہ تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ حکومت کر سکتی ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ تو ابھی حکومت نے صرف اس طرح کا بجٹ دیا ہے، پتہ نہیں اس پہ بھی عمل درآمد ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جو عالمی سطح پہ جو حالات ہیں وبا کے، وہ اگر کنٹرول میں نہیں آئے تو ہماری آمدن میں اور کمی ہوگی، اور زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو ابھی جو بھی صورتحال ہے اس میں تو یہی بجٹ ہو سکتا تھا کہ کم سے کم عوام کو مکمل ڈوبنے سے بچا لیا جائے۔ تو یہ جتنا کچھ حکومت کر سکتی تھی وہ اس نے کیا ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریلیف مل سکے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدنان عادل صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر سچویشن پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ ملک میں جاری مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا، عام آدمی کے استعمال کی اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں۔ پہلے سے 2 وقت کی روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے غریب کے لیے جینا اور دشوار ہو گیا ہے۔ سفید پوش طبقہ عوام کے وعدوں اور عملی اقدامات سے نالا نظر آتا ہے۔ مہنگائی رے مہنگائی تو کہاں سے آئی، عوام کی دہائی، نیا بجٹ آ گیا، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، مہنگائی کی چکی میں پستے عوام مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں گھی، خوردنی تیل، چینی، دودھ، خشک دودھ، کریم مہنگی کر دی گئی۔ سیمی پروسیس اور پکے ہوئے چکن، مٹن، بیف، مچھلی پر بھی سیل ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے کوئی نیا ٹیکس نہ لگا جانے کی خوشخبری بھی سنائی گئی، لیکن عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کوئی نیا ٹیکس نہ لگائے جانے کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے تو پھر اشیاء ضروریہ مہنگی کیوں ہو گئی ہیں؟ حکومت ان مافیاز اور آئے روز قیمتوں میں منمانے اضافے سے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر اپنی تجوریاں بھرنے والے گراں فروشوں کو لگام ڈالنے اور ان پر سخت ہاتھ ڈالنے میں کیوں لہت و لال سے کام لے رہی ہے؟ ان گراں فروشوں کو سخت سے سخت سزا کیوں نہیں دی جاتی تاکہ آئندہ کوئی بھی عوام کو لوٹنے کا سوچ کر ہی اپنے اقدام سے منہ موڑ لے؟ بجٹ پیش ہونے سے قبل ہی پشاور کی عوام پریشان ہے۔ شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ سال 2020-21 کے بجٹ میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ پشاور سے ہمارے نمائندے اویس محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں، بتائیے گا اویس۔ ہاں جی بالکل، اگر مہنگائی کے حوالے سے بات کی جائے تو ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی جو اشیاء خودنوش کی قیمتیں ہیں، جو دال، چاول، چینے، جو روزمرہ کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چونکہ بجٹ بھی آ رہا ہے تو بجٹ سے پہلے جو شہری ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آیا صوبائی حکومت جو ہے وہ عوام دوست بجٹ پیش کرے گی یا عوام دشمن؟ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا سر، کیا کہیں گے، بجٹ بھی آنے والا ہے اور مہنگائی جو ہے عروج پر ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرا تو اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ حکومت کا چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے اور حکومت ایسی بجٹ پیش کرے کہ عوام کو سہولت ہو، کیونکہ دن بہ دن مہنگائی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور کچھ ریلیف نہیں مل رہا غریبوں کو۔ سارا کا سارا بجٹ اور جتنا کچھ جا رہا ہے تو حکومت کی طرف ہی جا رہا ہے، عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل، ایک شہری اور بھی موجود ہے، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا سر، آپ کیا کہیں گے؟ جو غریب عوام کے لیے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے وہ اس کی بالکل ایڈورس ہوتی ہے۔ ہر سال آٹا، چینی اور گھی کو فوکس کیا جاتا ہے جو کہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ جو بڑے بڑے ڈیلر ہیں وہ خود اپنی منمانی ریٹ چلاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں ان کے پیچھے فوڈ والے آ جاتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو جرمانہ کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کیونکہ ایسی بجٹ ہوگی جس میں عوام کے لیے ریلیف ہوگی۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے حکومت عوام دوست بجٹ پیش کرے تاکہ جو شہری ہیں ان کو ریلیف مل سکے۔ اویس محمود ہمیں پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اویس، آپ کا شکریہ۔ کئی روز گزر گئے، حکومت متحرک ہوئی، ٹیمیں بنائی گئی، پمپوں پر چھاپے مار گئے، ڈیپوز پر سٹاک چیک کیا گیا، وزیر پیٹرولیم نے یقین دہانیاں کرائی، لیکن مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ عوام پیٹرول کے لیے پریشان پھر رہے ہیں، لیکن پمپوں پر سٹاک ختم ہے کا بورڈ لگا نظر نہیں آتا۔ ہے پیٹرول کہاں گیا یہ پیٹرول، کہاں سے ملے گا یہ پیٹرول؟ چند روز سے جس طرف دیکھیں پیٹرول کی قلت کا شکوہ سنائی اور دکھائی دے رہا ہے۔ کہیں کوئی موٹر سائیکل گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے تو کہیں کوئی گاڑی والا رستے میں گاڑی کو دھکا لگا رہا ہے یا کسی راہ چلتے کی محنت سماجت کرتا نظر آ رہا ہے۔ ارے بھائی ذرا گاڑی کو دھکا تو لگوا دینا، پیٹرول ختم ہو گیا۔ بھائی یہاں قریب میں کوئی پیٹرول پمپ ہوگا جس پر پیٹرول بھی مل سکے۔ دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی ریلیف دیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ براہ راست کسی رکاوٹ کے مکمل طور پر عوام تک پہنچتا ہے، جبکہ پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے۔ حکومت کوئی ریلیف دینے کی کوشش کرتی ہے تو اسے متعلق مافیا راہ میں روڑے اٹکا دیتا ہے
अब पेट्रोल को ही ले लें। कोरोना लॉकडाउन के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की तो इसका उल्टा नुकसान ही हुआ। पेट्रोल पंपों से ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। जहां मिल रहा है वहां शहरियों की तवील कतारें लगी हैं। पंपों वाले स्टॉक और फराहम कुनंदगान की जानिब से फराहमी में कमी का बहाना बनाते हैं कि हमारे पास तो आ ही नहीं रहा। हुकूमत ने टीमें भी मुकर्रर कर दी और ऑयल कंपनियों के स्टॉक डिपोज की जांच पड़ताल का हुक्म भी सुनाया, लेकिन लगता है कि ताकतवर माफिया के सामने सब कुछ बेसूद है। कई रोज गुजरने के बावजूद भी पेट्रोल की बिला तात्काल फराहमी का मसला हल नहीं किया जा सका। हुकूमत वादे और दावे कर रही है, माफिया अपनी जगह बरकरार है और सजा अवाम भुगत रही है। पेट्रोल की कीमतों में कमी के साथ ही पेट्रोल नायाब हो गया। हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली से अवामी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जिले इंतजामिया लापता हो गई। झंग से रिपोर्ट करेंगे काशिफ अली। पेट्रोल की कीमतों में कमी के साथ ही पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी। पेट्रोल न मिलने पर शहरी परेशान है। पेट्रोल पंप पर शहरियों की लंबी लाइनें लग गई। शहरी पेट्रोल लेने के लिए ख्वार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कीमतों में कमी और उस पर अमल दरामद हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती वज़रा तकरीरें तो करते हैं मगर अमली इकदाम नजर नहीं आ रहे। शहरियों का कहना है कि जिलाई इंतजामिया भी पेट्रोल पंप मालकान के सामने बेबस नजर आती है और किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। ऐसे अफराद जिनकी रोजाना की बुनियाद पर अपने रोजगार के सिलसिला में फील्ड में काम करना पड़ता है या बैरून शहर सफर करना होता है, पेट्रोल न मिलने से मुश्किलात का शिकार है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिर्फ तकरीरों से नहीं बल्कि अमली तौर पर इकदाम किए जाएं ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी हो। काशिफ अली नकी, सच न्यूज, झंग। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत ने भी नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशन में इजाफा नहीं किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दूसरे वफाकी बजट के पेश किए जाने के बाद पंजाब ने भी वफाकी हुकूमत की पैरवी करते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला किया है। राय के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब का कहना है कि वफाक को देखते हुए पंजाब हुकूमत भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा या कटौती नहीं करेगी। वफाक की तरह पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी। राय के मुताबिक पंजाब के नए माली साल के बजट में 15 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ पैकेज देने पर गौर किया जा रहा है। पंजाब के नए माली साल के बजट का हुजम 2200 अरब से ज्यादा है, जबकि अखराजात का तखमीना 1780 अरब रुपए है। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। नेशनल टिड्डी दल कंट्रोल सेल का कहना है कि 44 मुतासर अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है, जिसमें 1000 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। आपको बताएं कि 44 मुतासर अजला में कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। मुल्क में जो कंट्रोल ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है। मुतासरा इलाकों में 1281 टीमें मुहिम में मसरूफ है। मुल्क में 7.03 करोड़ एकड़ पर सर्वे किया जा चुका है। आपको बताएं कि नेशनल टिड्डी दल कंट्रोल सेल का कहना है कि 44 मुतासरा अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है, जिसमें 1000 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। और ये अपडेट जो है ये ताजा तरीन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इंसदादी टिड्डी दल ऑपरेशन ताजा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 44 मुतासरा अजला में कंट्रोल ऑपरेशन इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की नेपाल की अवाम के बहादुर नुमाइंदों को मुबारकबाद कहते हैं। उन्होंने नक्शे में तरमीम ही नहीं की, देखा है कि कैसे बहादुर कौमें जारियत का जवाब देती हैं। नेपाल की अवाम के बहादुर नुमाइंदगान को मुबारक हो। फवाद चौधरी की जानिब से लिखा गया है कि आपने दिखाया है कि कैसे बहादुर कौमें जारियत का जवाब देती हैं। सज्जाद काज़मी मजीद इस हवाले से बताएंगे। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज नेपाल की हुकूमत की जानिब से नेपाल पार्लियामेंट की जानिब से एक नक्शा जो है उसमें तरमीम की गई है और नक्शे में वो इलाका भी शामिल किया गया है जो उनके साथ पहले शुरू उनका हिस्सा था, लेकिन उसको इंडिया क्लेम करता था कि ये इलाका हमारा है। और उसके बाद ये इस पार्लियामेंट में इसकी तरमीम के बाद जो आज वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से एक ट्वीट किया गया है और उसमें कहा गया कि नेपाल की अवाम को, बहादुर नुमाइंदों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इस जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि आपने नक्शे में तरमीम ही नहीं की बल्कि आपने दिखाया कि कैसे बहादुर कौमें जारियत का जवाब देती हैं। और अब नेपाल के जो नुमाइंदे हैं वो यकीनन जो हैं लायक तहसीन है कि उन्होंने भारत जैसे बड़े मुल्क को टक्कर दी है और भारत जो के अपने खिते में जो है अपनी इजारादारी दिखाना चाहता है, तो उसके नेपाल जैसे मुल्क ने उसके अपने पार्लियामेंट में तरमीम पास करके उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और बताया कि कैसे एक बहादुर कौमें जो बड़े मुल्क का भी जो है सामना करती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
یہ تھی رپورٹ. اس میں سردار صاحب کا ذکر ہے, اس کے اندر جناب علی کیا کیا چیزیں نہیں دی ہوئی, فون کالز دی ہوئی ہیں جو اس نے کی ہیں کہ فراز شیخ سے کس کی دوستی تھی, علی نواز کون تھا, سردار تیغ خان کے لیے لکھتے ہیں اس رپورٹ کے اندر. سردار تیغ خان تغانی, رائٹ ہینڈ آف امتیاز احمد شیخ, whose Teghani community also lives in Gadi Tega to Kacha. Abdullah Teghani, cousin of Tega Khan Teghani, is another supporter who provides shelter not only to his tribal criminals but also gives money to the Sheikh. اب یہ پورا صفحہ ہے, پورا پڑھوں یا آپ کے سب کے پاس یہ رپورٹ ہے جو رضوان نے لکھی تھی, جو عام ہوئی تھی. تو میں پریس کانفرنس کو لمبا کرنے کے لیے نہیں کہتا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھ لو. پھر یہ تصویریں جن کو امن ایوارڈ دیا گیا ہے, کیسی بندوق لیے پیچھے اینٹی ایئر کرافٹ. یہ اچھا جی نہیں دیکھی تو یہ دیکھیں, سنورو اس کا نام ہے, اس کا ہے, اور اس کو ہم دکھائیں گے سردار صاحب کے ساتھ کہاں کا تصویروں میں نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ سردار صاحب ہے اور جس پہ سرکل بنا ہوا ہے وہ سنارو صاحب ہے. پھر جب ایک اور تصویر میں دیکھ لیں اگر اس میں کلیئر نہیں ہے, اور یہی وہ سنارو صاحب ہیں دوبارہ جن کی تصویر ہے. لڈو صاحب اور سنارو صاحب دونوں کے نام FIR ہیں, یہ ان کے رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ مین ہیں. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ایوارڈ واپس لیا جائے, آجی صاحب پوری انکوائری کریں, اور یہ جو جعلی کیس امتیاز شیخ نے کورٹ اندر لے کے گیا ہوا ہے, ہم سندھ ہائی کورٹ کو کہتے ہیں اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں کہ ایک IG آتا ہے تو وہ پچھلے IG کی اور SP کی جو پوسٹڈ ہے اس کی رپورٹ کو ردی کے بن میں کیسے ڈال سکتا ہے. دس از ناٹ الاؤبل, دس ول ناٹ بی الاؤڈ. آپ کو کچھ اور کہنا ہے؟ یہاں پبلک سروس پولیس پبلک سیفٹی کمیشن کے ممبر میرے ساتھ علی عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہی نے آپ کو بتائیں گے کہ پبلک سیفٹی کمیشن کی دھجیاں کیسے اڑا رہے ہیں. 3 ماہ سے اجلاس ہوا, آپ بتائیے. اس پہ جس پہ گیا جتنے بھی ممبرز ہیں سیفٹی کمیشن کے ان کا بھی ہے, اور 4 مہینے سے اجلاس سیفٹی کمیشن کا نہیں ہوا. ایگزیکٹلی یہ ویسے ہی ہے جیسے مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ صرف ایک دکھاوا ہے پبلک سیفٹی کمیشن کا اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ جہاں پبلک سیفٹی کمیشن کا اگر جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ ایسے کام نہیں ہوتے کہ کسی کرمنل کو آپ پیس ایوارڈ دیں. تو برا حال ہے سندھ کا اس وقت, اور مجھے افسوس ہے کہ IG صاحب آئے ہیں. IG صاحب کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. IG صاحب پر جبکہ یہاں کے ہیں DIG بھی رہ چکے, ایڈیشنل IG بھی رہ چکے پہلے, پبلک سیفٹی کمیشن نہیں بنی ابھی تک. حقیقت میں جس طریقے سے پبلک سیفٹی کمیشن بنتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے, دکھاوا ہے اور کچھ نہیں. 4 دفعہ کتنی دفعہ ہم اپیل کر چکے ہیں, ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ کمیشن کا اجلاس بلایا جائے, کمیشن کا اجلاس بلایا جائے, کوئی کچھ نہیں ہو رہا. اس میں 4 مہینے ہو گئے اس بات پہ. تو یہ سب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے کیا حال ہے کیا نہیں ہے. یہ کچھ کل کی پریس کانفرنس دیکھی جس میں پہلی دفعہ ایک نئے شخص کو BMW کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ دیکھا. تو چاند بھائی کچھ فلبدی یاد آ گیا تو میں اگر اجازت آنا تھا سعید کو, آنا تھا سعید کو, سعید کے مطلب سمجھتے نا خوشی کو, آنا تھا سعید کو, وہ رنجیدہ ہو گیا. وہ آنا تھا سعید کو, وہ رنجیدہ ہو گیا. ایک منہ بند ہے, اس کے منہ میں کیش ہو گیا. تو 91 کاروباری افراد پر 1,24,53,000 سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں. اس طرح SOPs کی خلاف ورزی میں 4,531 پر 1,24,53,000 سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں. اس طرح SOPs کی خلاف ورزی میں 4,531 یونٹس کاروبار سیل کر دیے گئے ہیں.
इस तरह मैं टिड्डी दल का जिक्र करूंगा। टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी है। महकमा ज़राअत, रिलीफ डिपार्टमेंट, पीडीए में पाक आर्मी के जवान और मुतलका जिला इंतजामिया इस वक्त मिलकर फ्रंट लाइन पे जो टिड्डी दल है उसके खिलाफ जो जंग है वो लड़ रहे हैं। इसमें टोटल जो हमारी टीमें हैं खैबर पख्तूनख्वा के पाक आर्मी के साथ मिलकर 758 एहलकार है, 79 गाड़ियां हैं हिस्सा ले रही है और 80 इसमें जो है ना इस वक्त जो है वो है 42,63,000 से ज्यादा एकड़ पर सर्वे मुकम्मल किया गया है। 52,700 से ज्यादा अराजी पर स्प्रे का अमल मुकम्मल किया गया है। ये जो इस वक्त टिड्डी दल का मसला है, इस वक्त हमने इसको भी साथ जिस तरह कोरोना वबा के हवाले से हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला फ्रंट लाइन पे जो जंग लड़ रही है और हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी तमाम इंतजामिया, तमाम डिपार्टमेंट वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में वहीं पे हम टिड्डी दल के हवाले से कोरोना की जो हमारे जो वबाए उसमें भी पाक फौज हमारे साथ इस पूरे उसमें जबरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन है। हमारे साथ मुकम्मल जो है सिविल गवर्नमेंट के साथ हमारे जो जिस जगह पे उनकी जरूरत होती है वहां पे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इस तरह टिड्डी दल के हवाले से भी जहां पे हमारे रिलीफ डिपार्टमेंट, ज़राअत, पीडीए में वहां पे हमारी पाक फौज के जवान भी शाना बशाना टिड्डी दल के खिलाफ जो जंग है वो भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसमें आपके सामने अभी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। एक तो यह कि फेडरल बजट के हवाले से जिस तरीके से कोरोना दुनिया में फैली हुई है, जो वबा आई हुई है, जिसमें पूरी दुनिया की मईशत को जिस तरीके से किया, यह कोई डकी छुपी बात नहीं है। इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क़यादत में जो माशी टीम है उन्होंने जबरदस्त किस्म का पहली दफा टैक्स फ्री बजट पेश किया और फिर बजट में ताजर बरादरी समेत गरीब मजदूर तबके के बड़े पैमाने पर रिलीफ फराहम की गई है। और पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि ताजर बरादरी हो या हमारे गरीब तबका हो या हमारे सारे, तो इस मुश्किल वक्त में जिस तरह का बजट आया, मैं चैलेंज करके कहता हूं इस तरह का बजट का किसी ने मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था जो इस वक्त आया। तो इसलिए मैं अपोजिशन को कहना चाहता हूं कि होश के नाखन ले ले। आप लोगों के दौर में मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि यह अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम है कि इस मुश्किल वक्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, अगर इस मुश्किल वक्त में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई लुट्टो और पुट्टो ग्रुप होता तो पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होता। तो अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, जहां पे एहसास प्रोग्राम की मैं बात करूंगा 187 अरब से बढ़ाकर 208 अरब जो गरीब के लिए है, इस तरीके से नौजवानों के लिए 2 अरब कामयाब जवान प्रोग्राम और बहुत सारी चीजें जिसकी मैं डिटेल में अभी फिर मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन ओवरऑल मैंने जो देखा है जबरदस्त बजट पेश किया है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्स फाटा के हवाले से मैं आज बात करूंगा। जो वजीर आजम इमरान खान साहब के जेर सदारत नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जो इजलास हुआ है बजट से पहले, उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब ने, जिसमें सिंध के वजीर आला भी मौजूद थे, जिसमें पंजाब के वजीर आला भी मौजूद थे, जिसमें बलोचिस्तान के वजीर आला भी मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान साहब भी मौजूद थे और साथ गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला और वजीर आजम आजाद कश्मीर भी मौजूद। ये बात कही है हमारे वजीर आला ने इन सब के सामने वजीर आजम साहब को कि कबाइलियों के साथ जो वादा किया गया था पिछली हुकूमत में एनएफसी अवार्ड के हवाले से 3% जो था, उस पे अमल दरामद सूबे करें, क्योंकि ये जो फैसला था
یہ وہ فیصلہ تھا جس کے بنیاد پہ یہ مرج قائم ہوا تھا. یہ باقاعدہ اس آئینی امینڈمنٹ میں تھا. یہ ہم نے نہیں کیا تھا, یہ سرتاج عزیز کی کمیٹی کے سفارشات ہے جس میں 3% جو مرج ڈسٹرکٹ کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا. بدقسمتی سے میں آج یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنا سب کے سامنے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کیس رکھا تھا نیشنل اکنامک کونسل میں, اور اس میں خصوصاً سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی گئی تھی. بلاول بار بار قبائلیوں کی بات کرتے ہیں, مرج ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی ان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں, تو کیوں ان کی حکومت سندھ جو این ایف سی میں 3% کا فیصلہ تمام پولیٹیکل قیادت پاکستان کا راضی تھا, جس پہ ایگریمنٹ ہوا تھا, جس پہ کنسنسس ہوا تھا, تو کیوں سندھ حکومت مرج ڈسٹرکٹ یا ایکس واٹا کے عوام کو وہ حصہ جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس لیے بلوچستان حکومت سے بھی, میری وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ جو این ایف سی میں 3% قبائلیوں کے لیے رکھا گیا تھا, الحمدللہ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنا حصہ پچھلے بجٹ میں بھی اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی وہ دیں گے ہم. لیکن اگین سندھ حکومت کو میں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں, بلاول بھٹو کو میں کہہ رہا ہوں, زرداری, کہ آپ کے سندھ حکومت ہے آپ کی, جو این ایف سی میں آپ نے کنسنسس سے فیصلہ کیا تھا, وہ قبائلیوں کا جو این ایف سی میں 3% بنتا ہے اس میں جو آپ کا حصہ ہے, خدا را وہ ان غریب, ان غیور اور ان جن پہ 72 سال کی جن کے محرومیاں ہیں ان کا حصہ دے دیں. اس طریقے سے میں وزیر اعظم پاکستان سے عمران خان صاحب سے میں ضرور اس دن بھی نیشنل اکنامک کونسل میں انہوں نے جب یہ بات کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں نے, تو وزیر اعظم صاحب نے قبائلی یا ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ ہے اس کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ اس پہ جو فیڈرل حکومت کا ہے, پنجاب حکومت کا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کا ہے. خیبر پختونخوا حکومت تو دینے جا رہی ہے, پچھلے دفعہ بھی دی. تو اس سے ہماری گزارش ہوگی, ہماری یہ اپیل ہے کہ جو این ایف سی میں جو مرج کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد کر کے مرج ڈسٹرکٹ کے وہ 3% جو ہے, جو کہ سب کو پتہ ہے اور کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا ہے, وہ مرج ڈسٹرکٹ کے لیے وہ پیسے دے. کیوں؟ اس لیے کہ خیبر پختونخوا حکومت میں مرج ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, لیکن جو قبائلی عوام کی محرومیاں 72 سال کی, وہ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے جتنے وسائل ہے خیبر پختونخوا کی, ہمارا تو وہ حصہ ہے, ہم تو اپنے وسائل میں سے بھی دیں گے, اور انشاءاللہ ہماری جو وسائل ہے وہ قبائلی اور ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں اس کے اوپر قربان ہے. لیکن اسی وقت میں یہ تمام صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ جو وعدے وعید کیے گئے تھے اس وقت, اور جو باقاعدہ ریٹن شیپ میں موجود ہے جس پہ مرج کیا گیا تھا, وہ 3%. میری گزارش ہے کہ وہ جو مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں ان کے جو 3% ہے وہ دے دے. اور یہ بات جو بار بار کی جا رہی ہے, اس لیے میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے یہ نیشنل اکنامک کونسل جس میں چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ, گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, جب وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے یہ بات کی اور اس کے بعد ہمارے گورنر شاہ فرمان صاحب نے بات کی کہ وہ ہمیں این ایف سی کا جو وہ ہے وہ کنسنسس سے کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کرے, تاکہ وہ قبائلی عوام پہ وہ جو 100 بلین تقریباً بنتے ہیں تاکہ وہ پیسے ان تک پہنچے. اس طریقے سے میں آخر میں اس وقت جو کورونا وبا ہے اس حوالے سے میں یہی کہوں گا, عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ صورتحال آپ کے سامنے مشکل حالات ہے, ایس او پیز پہ عمل کرے اور احتیاطی تدابیر پہ خدارہ عمل درآمد کرے. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کی جتنی کیپیسٹی ہے
उसके मुताबिक हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, हमारी तिबी अमला, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे तमाम डिपार्टमेंट, हमारी सरकारी मशीनरी वज़ीर आला महमूद खान साहब की क़यादत में हम फ्रंट लाइन पे हैं। हमने पहले भी और अब भी यह वाज़ेह करना चाहता हूं कि अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा हमें अपनी आवाम की जान की तहफ़्फ़ुज़ अजीज है। हमने कभी यह परवाह नहीं किया कि कोरोना वायरस हमें हो जाए, लेकिन हमारी आवाम से, हमने अपनी आवाम को कोरोना वबा से बचाना है। इसलिए SOPs पे अमल करें। इसका वाहिद हल है एहतियात, एहतियात, एहतियात। हुकूमत ने नरमियां दी है, हम मजीद नरमियां देंगे, लेकिन अगर SOPs पे अमल नहीं होगा, एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ या जो हमारे जो हुकूमती SOPs है उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो हम सख्ती करेंगे। इसलिए मैंने SOPs के हवाले से पहले आपको बताया कि जिन पे अमल नहीं हुआ उस पे हमने एक्शन लिया, लेंगे आगे एक्शन। किसी सूरत में हम अब इस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए मेरी अगेन आवाम से अपील है कि एहतियात वाहिद हल है, एहतियात करें, एहतियात, एहतियात। थैंक यू वेरी मच। मौलिक कोरोना वायरस के वार थम न सके, इजाफा जारी है। मरीजों की तादाद 1,39,230 हो गई है। 24 घंटे के दौरान मजीद 81 शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं। 6,850 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मरने वालों की मजमूई तादाद 2,632 तक जा पहुंची। 51,735 अफराद सेहतयाब भी हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,39,230 हो गई। वायरस से जाँ बाग अफराद की तादाद 2,632 तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना के 51,735 मरीज सेहतयाब हुए हैं। पंजाब 52,601, जबकि सिंध में मरीजों की तादाद 51,518 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 17,450, बलूचिस्तान में 8,028 केस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में 7,934, गिलगित बल्तिस्तान में 1,095, आजाद कश्मीर में 604 केस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 81 मौत रिपोर्ट हुई हैं। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 6,825 केस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान 29,546 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में मजमूई तौर पर 8,68,565 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। एक तरफ हुकूमती दावे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों में वाफर तादाद में वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, तो दूसरी जानिब इंतहाई तशवीशनाक हालत के मरीज बेड्स के असूल के लिए तगोदो करते नजर आते हैं। तफसीलात जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। बिल्कुल, डेंगू के बाद कोरोना की वबा ने हुकूमती दावों की और सब ठीक है कि रिपोर्टों की जो है कल ही खोलती है। अगर बात की जाए वेंटिलेटर्स के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त इन दिनों में ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि मरीज कोरोना के काफ़ी आ रहे हैं और तशवीशनाक हालत में भी काफ़ी मुबतला हुए देखे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मौजूद हैं डिफरेंट अस्पतालों में, और वहाँ पर 62 जो हैं उनको ऑक्सीजन वाले बेड्स दस्तियाब हैं, और जो दीगर 542 जो हैं बेड्स दीगर जो हैं उनके लिए मुख्तस किए गए हैं कोरोना के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि बेड्स के हवाले से किस हद तक इंतजाम यहाँ पर देखेंगे। बेड की बात यह है जी कि हमारे इस मुल्क में कोरोना वायरस की वबा जो है वो फैलती जा रही है, और हमारे हुकूमत ने इक़दाम ऐसे किए हैं कि वेंटिलेटर और वार्ड की तो दूर की बात है कि जो हॉस्पिटल के जाने वाले आने जाने रास्ते हैं वो भी इन लोगों ने बंद किए हुए हैं, और मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं मरीज़, और ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज़ हैं, उनके लिए बिल्कुल कोई सहूलत फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है कि इन गरीबों के खुदायरा इन पर रहम करें और हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर दें और बेड और इनका बंदोबस्त किया जाए। क्योंकि जैसे कि आपने जाना कि शहरी ये कहते हैं कि वेंटिलेटर्स का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि इन दिनों में दो तशवीशनाक हालत में मुबतला होने वाले मरीज हैं, उनकी काफ़ी तादाद बढ़ रही है, तो वेंटिलेटर उनके लिए अशद ज़रूरत है, जो कि उनकी ज़िंदगी बचाने में अहम जो है समझा जाता है। तो उसको हुकूमत को चाहिए कि वेंटिलेटर्स की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए, ताकि जो तशवीशनाक हालत में मरीज मुबतला हो रहे हैं, ये जो आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी और उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। हुकूमती गाइडलाइंस पर आज भी शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। गुज़िश्ता 8 रोज के दौरान कोरोना SOPs पर 1,664 दुकानें सील की गई हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। कोरोना वबा से मुतल्लिका हुकूमती गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए लाहौर पुलिस भी जिले इंतजामिया के शाना बशाना है। CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद की हदायत पर डिविजनल अफसरान लॉकडाउन को यकीनी बना रहे हैं। 8 रोज के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर
अब तक 494 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और 1664 दुकानें सील की जा चुकी हैं। पुलिस दादोशुमार के मुताबिक अब तक 862 मार्केट्स में 21,806 दुकानों को चेक किया जा चुका है। मामूली खिलाफ वर्जी पर 10,970 दुकानदारों शहरियों को वार्निंग दी गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस भी बगैर मास्क ड्राइविंग पर क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। 8 रोज के दौरान 21,491 व्हीकल्स को चालान टिकट जारी किए जा चुके हैं और 17,000 मोटरसाइकिलों, 2,139 कारों और 2,308 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 29,569 मोटरसाइकिलों और 7,196 कारों को वार्निंग देते हुए एजुकेट किया गया है, जबकि 3,827 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर और अमले को भी कोरोना वबा के बारे एजुकेट किया जा चुका है। सीसीपीओ लाहौर जुल्फकार हमीद कहते हैं कि शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए मास्क को यकीनी बनाएं। एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए कोरोना वबा से महफूज रहा जा सकता है। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। लाहौर के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों के आईसीयूज भर गए। जनरल अस्पताल, जिना और कोट ख्वाजा साद अस्पताल में जगह खत्म। जबकि कोरोना टेस्ट की किट्स भी बाद सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब नहीं। मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे इजलाल हैदर। पंजाब भर की तरह लाहौर में कोरोना वायरस के हमले तेजी से जारी हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कोरोना किट्स की कमी और जगह ना होने से मरीज ख्वार होने लगे हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के हाई डिपेंडेंसी यूनिट 53%, जबकि आईसीयूज में कोरोना के मुख्तस बेड 90% भर चुके हैं। दूसरी जानिब निजी अस्पतालों में भी मरीजों के लिए जगह की कमी का सामना है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में कोरोना टेस्ट किट्स की कमी का सामना है। अस्पताल से कोरोना मरीजों को वापस भेजा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि खत्म होने वाली किट्स दोबारा नहीं मिली। यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के सदर सलमान हसीब का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना किट्स की कमी का शदीद सामना है, जबकि सरकारी अस्पतालों में कोरोना से मुतासर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी वेंटिलेटर्स दस्तयाब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे अगर कोई हम खबर दें तो उसके बाइस चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएं। तो इस वक्त वेंटिलेटर्स की शदीद कमी है और इस कमी को पूरा करने की शदीद ज़रूरत है। हमारे फैमिलीज़ के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए स्पेशल क्वारंटाइन होना चाहिए, स्पेशल हॉस्पिटल्स वार्ड्स होने चाहिए, जिसके लिए अभी हमारी गवर्नमेंट इसके नकासिर नहीं है और कुछ कर भी नहीं रही और करना भी नहीं लगता है, करना भी नहीं चाहती। जगह हमारे पास बिल्कुल कम हो चुकी है। ऑक्सीजन की फैसिलिटी हॉस्पिटल्स में ना होने के बराबर है, क्योंकि जो मरीजों का लोड है वो दिन ब दिन इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि हमें एक्स्ट्रा सिलेंडर्स लगाने पड़ते हैं। एक सिलेंडर जो है वो 5 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता। जबकि दूसरी जानिब वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि अस्पतालों में इस वक्त 40% गुंजाइश बाकी है। 10,000 सादा और 502 हाई डिपेंडेंसी बेड्स दस्तयाब हैं, जो अगले 10 दिन के लिए काफी होंगे, जबकि 540 में से 93 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल में हैं। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। आज सिंध पुलिस के सरकारी रिहाइशगाह पर तैनात 23 पुलिस एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कराची समेत सिंध भर में कोरोना से मुतासरा पुलिस एहलकारों की तादाद 758 तक जा पहुंची है, जिनमें से 194 सेहतयाब हो गए हैं और 8 इंतकाल भी कर चुके हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पुलिस जराये के मुताबिक कराची के इलाके बाथ आइलैंड में वाक़े इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की सरकारी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ ड्यूटी पर तैनात 23 पुलिस मुलाजमीन के कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आए हैं, जिनमें पुलिस सरबराह के गनमैन, गार्ड्स, ड्राइवर्स और दीगर शामिल हैं। पुलिस जराये के मुताबिक इन तमाम पुलिस मुलाजमीन को आइसोलेट करके उनकी जगह कोरोना वायरस से पाक नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि रिहाइशगाह पर जरासीम कश स्प्रे भी किया जा रहा है। सूबे भर में अब तक 758 पुलिस अफसरान व एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिनमें जिला सेंट्रल के थाना नूरजहां के 21 पुलिस अफसरान और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के 2 DSPs, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर समेत 79 पुलिस मुलाजमीन शामिल हैं। पुलिस जराये के मुताबिक कोरोना वायरस में मुब्तला तमाम पुलिस अफसरान व एहलकारों को आइसोलेट कर दिया गया है। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। माजी की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम अमरीका में इंतकाल कर गई। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा काफी अरसे से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला और बिस्तरे मर्ग पर थीं। छोटे सरकार के अब्बा हुजूर है।
50 और 60 की दिहाई पर पाकिस्तानी सिनेमा पर राज करने वाली सिल्वर स्क्रीन अदाकारा सबिया खानम इंतकाल कर गयीं। फिल्मों में लाजवाल अदाकारी के सबब उन्हें निगार और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। अख्तर तुम्हारी तरह बहुत बड़ी बात कर देता है। कौन था उसका बाप? क्या नाम था उसका? बोलो, जवाब दो। सबिया खानम 1935 में गुजरात में पैदा हुई। कैरेक्टर अदाकारा की हैसियत से अपने फन के जलवे बिखेरे। सबिया खानम पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन की पहली खातून थी जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। निगार समेत दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया। सबिया खानम ने शिकवा, देवर भाभी, एक गुनाह और संग दिल जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी की। संतोष कुमार के साथ जोड़ी ने खूब शोहरत हासिल की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की माजी की लेजेंड अदाकारा अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में मुकीम थी। उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर समेत कई अमराज लाहक थे, जिसके सबब तवील अरसे से बिस्तर अलालत पर थीं। आज तबीयत बिगड़ने पर 85 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबिया खानम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।